हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रेजेंट हैं एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गाउस का नियम हमने पढ़ लिया था और इसका जो सत्यापन है वो कर लिया था। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। तो जिसमें 4 या 5 एप्लीकेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है और एक एप्लीकेशन है जो इतना कि इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम 4 एप्लीकेशन को ही पढ़ेंगे। जिसमें से है फर्स्ट एप्लीकेशन है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसको एक समान धनात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है। माना कि एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसको एक समान धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया है। तो इसमें से हम दो कंडीशन निकालनी पड़ेंगी पहले हमें। माना कि चलो आपको डायग्राम दिखा देते हैं एक बार। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जो कि प्लस आवेश यानी धनात्मक आवेश से आवेशित है और ये बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसा कि इसमें लगा है और हम मान लेते हैं कि अनंत लंबाई के चालक तार में का एक अल्पांश ले लेते हैं जिसका जो अल्पांश है A और B और इस अल्पांश की लंबाई है स्मॉल l। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिंदु A के कारण बिंदु OP पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 है और बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 है। बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि जो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, जिस कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और DE1 साइन कोस थीटा और DE2 कोस थीटा एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण ये आपस में ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण जो बिंदु P पर जो रिजल्ट आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो ओनली कोस थीटा कंपोनेंट के कारण आएगा, जिसमें साइन थीटा कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा। जैसा कि आपको डायग्राम बता दिया गया। अब आ जाते हैं हम थ्योरी पर। थ्योरी में है फर्स्ट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की गणना करनी है हमें। ये बिंदु P पर यहाँ पर ये जो बिंदु P है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो हम कर लेते हैं। अनंत लंबाई के चालक तार में से एक L लंबाई का अल्पांश भाग AB की कल्पना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, अनंत लंबाई के चालक तार में से एक L लंबाई का अल्पांश हम ले लेते हैं जिसको नाम दे दिया गया है A और B। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। इसके मध्य बिंदु अनंत लंबाई के तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये R डिस्टेंस है, इस पर बिंदु P स्थित है। R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते बिंदु A व B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं DE1 व DE2 के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा बिंदु P पर बनाया गया कोण थीटा है। अतः DE1 व DE2 की पूर्णतः दिशा ज्ञात करने के लिए उसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देते हैं। DE1 व DE2 परिमाण में बराबर है, परंतु DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अतः दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि DE1 कोस थीटा एवं
DE2 cos थीटा एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बार की ओर होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो पृष्ठ के तल के लंबवत बार की ओर होगी। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा तो आपस में कैंसिल हो गई, और DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा ये दोनों ऐड हो गए, और इसी का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा वो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। हम देखते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उसके लिए हम एक नया डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाए। इसके लिए हमने एक नया डायग्राम बनाया जो अब हम डायग्राम में देखते हैं कि ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है। इसकी लंबाई ये अल्पांश लंबाई है, जैसा कि हमने पहले देखा था A और B। ये अल्पांश लंबाई समूह है। बिंदु O से r दूरी पर यह बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और ये है अनंत लंबाई का चालक तार हो गया। और ये जो आप बाहर जो शेप देख रहे हैं बेलनाकार शेप, ये जैसा कि आपको पता है कि जो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गाउस का नियम ओनली वर्क ऑन क्लोज सरफेस, इसलिए हमने अपनी मर्जी से एक गाउसियन पृष्ठ बना लिया। इस वायर के चारों ओर हमने एक गाउसियन पृष्ठ बना लिया, जिसके कारण इस पर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, वरना इस पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। हो गया, ये बिंदु P है और ये DA सरफेस एरिया है। तो अब हम इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। अनंत लंबाई के चालक तार के अल्पांश के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। r त्रिज्या के रूप में लेकर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और संपूर्ण संरचना को S1, S2 व S3 भागों में बांट देते हैं, जैसा कि आपको बताया था आपने डायग्राम में देखा भी होगा। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, इस बेलनाकार पृष्ठ जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना था, इससे टोटल फ्लक्स कितने निकल रहे उसका रिजल्ट हमने देखना है। तो इसके लिए आ जाते हैं हम डेरिवेशन पर। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि आपको एकदम इजी वे में समझा दिया जाएगा। बस आपको एक बार इसको निकाल के देखना, और एक बार निकालते ही आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, जैसा कि हमको पता है कि निर्गत जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो हमने जो ये S1 और S2 S3 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, तो हम इस फॉर्मूले पर ये कंपोनेंट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फाई निर्गत इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल S1 के लिए E डॉट डी ए प्लस S2 के लिए क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए प्लस S3 के लिए क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो ये हम जैसे कि आपको पता है ये डॉट होता है वेक्टर के लिए, तो हम डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा। तो हम देख लेते हैं कि कोस थीटा यहाँ पर लगा देते हैं, इन सब में कोस थीटा लग जाएगा और डॉट हट जाएगा। तो फाई इजिकल टू S1 क्लोज इंटीग्रल E डी ए कोस थीटा। तो जैसा कि आपको पता है कि E है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और DA है जो उसका एरिया अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश बोलते हैं इसको, एरिया एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। जैसा कि ये है DA और ये है E, तो ये है E
के जस्ट है ये परपेंडिकुलर, मतलब कि ये लंबवत है, और E2 के भी परपेंडिकुलर है, ये नीचे की तरफ, इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर, और S3 के जो है ये पैरेलल है, S3 के पैरेलल है। तो जैसा कि हमने लिखा है E परपेंडिकुलर DA, परपेंडिकुलर के लिए जो थीटा का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे सेम सेकंड में आ जाएगा E परपेंडिकुलर DA इज इक्वल टू थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री, और E पैरेलल DA तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम ये मान रख देते हैं, ये जैसा कि आपको दिख रहा है S1 के लिए 90, S2 के लिए भी 90 और S3 के लिए 0। तो जैसा कि आपको पता है कि कोस थीटा नहीं कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो दो पार्ट है ये हो जाएंगे 0, ये तो 0 हो गए, और ये जो है ये हो जाएगा EDA, जैसा कि देख पा रहे हैं हम, फाई निर्गत इक्वल टू इसका मान हो गया 0 और इसका भी हो गया 0, और ये कोस थीटा हट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यदि EDA को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं E फाई निर्गत इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल EDA, E को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया DL जैसा कि हमको पता है कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ ली थी वो बेलनाकार ली थी, सिलेंड्रिकल, इसलिए हमें जो DA का मान प्राप्त होगा वो होगा 2πRL। नेक्स्ट हम देखते हैं फाई इज इक्वल टू ये इसका मान इंटीग्रल का मान रख दिया 2πRL, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम गाउस के नियम से, जो गाउस के नियम की जो परिभाषा है उससे हम इसका फाई निर्गत इज इक्वल टू Q/ε0 समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जैसे कि हमको पता है समीकरण 1 में भी फाई निर्गत हो और समीकरण 2 में भी, तो हम इस यहाँ पर समीकरण 1 में ये मान समीकरण 1 में रख देते, तो हमारे पास आए Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इसलिए इसको अलग कर लेते हैं और बाकी को इस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू Q/2πRL इंटू 1/ε0। जैसे कि हमें पता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हमको इसको ईजी बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो हम 2 से जो गुणा करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2Q/4πε0RL। तो इस जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं Q/L होता है रेखीय आवेश घनत्व, और ये बराबर होता है लैम्डा के, और 2/R ये जो अलग हो गया है 1/4πε0 इसका मान होता है K, जो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू K लैम्डा, E इज इक्वल टू 2K λ/R, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान आएगा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में और देख लेते हैं। सदिश रूप में E पर वेक्टर लग जाएगा 2K λ/R, और ये R है जो डिस्टेंस है उस पर कैप लग जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं E समानुपाती 1/R, ये इसके समानुपाती है, और E समानुपाती लैम्डा, तो हम इन दोनों के बीच में ग्राफ देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है 1/R का ग्राफ ऐसा आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस के मध्य जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा एक कर्व स्लोप, जिसको हम ढाल बोलते हैं, और जो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और रेखीय आवेश घनत्व के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। थैंक यू। आज के वीडियो में इतने, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।